नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाई दरअसल हमारे देश के अन्नदाता हैं। वे कठिन परिश्रम और लगन से अपने खेतों में काम करते हैं और अन्न का उत्पादन करते हैं। साथ ही साग सब्जियां और फल आदि का भी उत्पादन करते हैं, जिससे हमारे पूरे देश के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। ऐसे में हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी अपने किसान भाइयों की जो भी संभव हो मदद करें। उनकी खेतीबाड़ी के कार्य में आने वाली परेशानियां, उनके मन में उठने वाले प्रश्न और संशयों का समाधान करें। और इसी सोच को हमारा ये कृषि दर्शन कार्यक्रम समर्पित है, ताकि किसान भाइयों की मदद हो सके और उन्हें अधिक से अधिक लाभ कमाने में मदद मिल सके। तो आइए इसी सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। बेहतर कृषि उत्पादन की उम्मीद, आम का फल मक्खी से बचाव, कीटनाशकों के उपयोग में सावधानी, गन्ने के साथ अंतर्वर्ती खेती, कृषिगत क्रियाओं से करें कीट प्रबंधन। सामान्य से ज़्यादा बारिश की भविष्यवाणी के बाद सरकार अब बेहतर कृषि उत्पादन की उम्मीद कर रही है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मानसून की बारिश लगातार 2 साल से कम हुई। पिछले साल सामान्य से 12% कम बारिश हुई, लेकिन हमारी तैयारियां अच्छी थी, राज्यों का भी सहयोग मिला और नतीजा सामने है। इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है, तो खेती में उत्पादन भी ज़्यादा होगा। देश में 2014-15 के फसल वर्ष में 2.53 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ। इससे एक साल पहले 2.65 करोड़ टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। पिछला मानसून भी खराब रहा, इसलिए मौजूदा फसल वर्ष में उत्पादन 2.53 करोड़ टन के आसपास ही रहने के आसार हैं। आम के फलों को मक्खी से अत्यधिक नुकसान होता है। प्रोढ़ मक्खी लाल भूरे रंग की होती है, पंख पारदर्शक जिन पर काले रंग की धारियां होती हैं। इनका सिर लट्टू की तरह होता है। फलों में बैठते समय ये इनके पंख खुले रहते हैं। इस कीट के मैगेट एवं प्रोढ़ दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। मक्खी फल के अंदर अंडे देती है, इससे निकला मैगेट गूदे को खाता है, जिससे फल गिर जाते हैं एवं फलों में सड़न उत्पन्न होती है। इसकी रोकथाम के लिए गर्मी में तने के चारों ओर गहरी जुताई करने से विकसित सुंडी एवं शंखी नष्ट हो जाती है। 2 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर डाइजीनान एवं 200 ग्राम सीरा या गुड़ मिलाकर तैयार कर छिड़काव करें। 0.03% डाइमिथोएट या इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक विषाक्त होते हैं, जिनसे किसी बीमारी के होने का खतरा ही नहीं रहता, बल्कि इनका सही तरीके से उपयोग न करने पर जान तक जा सकती है। इनका उपयोग करते समय यदि सावधानी नहीं बरती गई तो यह हानिकारक हो सकता है। कीटनाशकों का उपयोग करते समय कुछ प्रमुख सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कीटनाशक के डिब्बे पर दवा के नाम का लेबल हो और उस पर जो भी सूचनाएं हो उनका पालन करना चाहिए। अल्प मात्रा में दूसरी बोतल या डिब्बे में रसायन खरीदा गया हो तो उस पर रसायन के नाम का सही लेबल लगाकर उस पर खतरे का निशान बना दें। कीटनाशक के डिब्बे या बोतल को ठंडी जगह अलमारी में ताला लगाकर रखें तथा बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि कीटनाशक रसायनों के साथ बीमारी में भी होने वाली दवाइयों को न रखें। गन्ने की फसल में अन्य अंतर्वर्ती फसलें लगातार अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। गन्ने की प्रारंभिक वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है, अतः गन्ने की 2 पंक्तियों के मध्य 120 सेंटीमीटर दूरी के कारण खाली जगहों पर विभिन्न प्रकार की खरपतवार उगते हैं, जो पोषक तत्वों के साथ साथ नमी से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः गन्ने की 2 पंक्तियों के मध्य लाभदायी अंतर्वर्तीय फसलों को उगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। इसमें गन्ना एवं आलू, गन्ना एवं प्याज, गन्ना एवं गेहूं की फसल साथ साथ ली जा सकती है। केवल गन्ना बोने से वर्ष में एक बार पैसा मिलता है, जबकि गन्ने के साथ अंतर्वर्तीय खेती करने से 2 बार आय होती है। इस प्रकार अंतर्वर्तीय फसलों से प्राप्त पैसों का सदुपयोग गन्ने या अन्य फसलों की कृषि लागतों में करके अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से कीटों में प्रतिरोधक क्षमता के विकास के साथ ही पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसका विपरीत असर मानव एवं पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी देखा जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि साल भर में खेतों में कृषिगत क्रियाएं अपनाकर कीट प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत फसल अवशेषों तथा खरपतवारों से खेतों को मुक्त रखना प्रमुख कार्य है। इसके अलावा खेतों की गहरी जुताई, फसल चक्र अपनाना, निश्चित समय पर बुआई एवं पौध घनत्व के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही स्वस्थ बीजों का चुनाव, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, बहुफसली विधि को अपनाना आवश्यक है। कीट प्रबंधन में ट्रेप फसलों की खेती भी कारगर तरीका है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उपज भाव इस प्रकार रहे। सबसे पहले भिंडी। श्योपुर कला में भिंडी का न्यूनतम भाव रहा 700 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 800 रुपए प्रति क्विंटल। शाजापुर में न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल। हरदा में न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1200 रुपए प्रति क्विंटल। और धामनोद मंडी में भिंडी का न्यूनतम भाव रहा 600 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 800 रुपए प्रति क्विंटल। इसके बाद जानते हैं हरी मिर्च के भाव। बुरहानपुर में हरी मिर्च का न्यूनतम भाव रहा 3000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4000 रुपए प्रति क्विंटल। मंदसौर में हरी मिर्च का न्यूनतम भाव रहा 2100 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2300 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर में न्यूनतम भाव रहा 650 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 850 रुपए प्रति क्विंटल। और हरदा में न्यूनतम भाव रहा 4000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 5000 रुपए प्रति क्विंटल। अंत में जानते हैं सरसों के भाव। पिपरिया में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3995 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4101 रुपए प्रति क्विंटल। गैरतगंज में न्यूनतम भाव रहा 3800 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3800 रुपए प्रति क्विंटल। दतिया में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3905 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3935 रुपए प्रति क्विंटल। और बीना मंडी में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3700 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जीवन में सफलता कौन नहीं पाना चाहता। हम सभी चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें उसमें सफल हों, लाभान्वित हों। लेकिन सफलता के लिए मेहनत और कठिन परिश्रम के साथ साथ लगन भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसे ही सफल किसान से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खेती को लाभ के कारोबार में तब्दील कर दिया है। उन्होंने ये कार्य कैसे किया, आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी सफलता का राज। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं छतरपुर ज़िले के एक प्रगतिशील किसान श्री सलीम खान से। सलीम खान एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपनी अथक मेहनत से अपना एक अलग मुकाम बनाया है। सलीम जी, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे सलीम जी, कितने क्षेत्र में आपने पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया और इसके साथ आप और क्या क्या करते हैं? सर लगभग 5000 स्क्वायर फीट में हम पोल्ट्री शेड का निर्माण किए हुए हैं जी। और ये पोल्ट्री में हम ब्रायलर नस्ल का पालन कर रहे हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में कुछ देसी नस्ल भी पाले हुए हैं हम, जो अंडा और हमारे आसपास के उसके एटमॉस्फेयर के भी बढ़िया है, क्योंकि ज़मीन से कुछ कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। और जो देसी तौर पे तैयार कर रहे हैं बैकयार्ड पोल्ट्री। आफ्टर देन हम जो एक साइंटिफिक तौर पे काम कर रहे हैं वो ब्रायलर उत्पादन कर रहे हैं। सलीम जी, आप ये चूजे कहाँ से लाते हैं
और इनके पालन में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ महसूस होती हैं? सर ये चूजे हम भोपाल से मंगवाते हैं और ये हम अपने पास भी पालते हैं, अन्य हमारे से जुड़े हुए टीम के किसान हैं उनको भी भिजवाते हैं। और इसमें पालने में कठिनाई तो नहीं आती सर, क्योंकि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जो भोपाल में हैं वो हमें समय समय पे डायरेक्शन देते हैं, गाइड करते हैं। आफ्टर देन हमें भी इतना अनुभव हो गया है कि जो है उसकी वजह से उन्होंने जो मुझे सिखाया है कि पूरी तरह से हम साइंटिफिक पोल्ट्री करें। साइंटिफिक पोल्ट्री में समय पे वैक्सीनेशन, समय पे दवाइयाँ, पौष्टिक आहार, और उसके लिए जैसे ठंड है तो हम गर्मी का इंतज़ाम कैसे करें पोल्ट्री शेड में वो भी। और गर्मी के साथ साथ हम अभी जो मौसम बदल रहा है, जैसे ये हॉट मौसम यानी गर्म मौसम आ रहा है, इसमें हम ठंडक का इस्तेमाल कैसे करें, उसके लिए हम कुछ शेड के ऊपर फव्वारा लगाते हैं, भूसा डाल के शेड के ऊपर फव्वारा लगाते हैं, स्प्रिंकलर लगाते हैं जिसको कहते हैं अपन, और पर्दों पे उसका पानी गिरता है तो उससे ठंडक आती है। इसके अलावा हम अपना उसमें कुछ कूलर्स का, फॉगिंग कूलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, फॉगर्स का इस्तेमाल करते हैं, आसपास कुछ घास फूस लगाते हैं। इसकी वजह से ठंड में गर्मी देते हैं और गर्मी में ठंड देते हैं हम, इस तरह से उसमें ठंडक का इस्तेमाल करते हैं। तो चूजे हमारे अच्छे तैयार होते हैं, समय पे तैयार होते हैं, पौष्टिक आहार, सही समय पे वैक्सीनेशन, सही दवाइयाँ, और वातावरण को अनुकूल करते हैं हम चूजों के पालने के लिए। इस कारण से हमें जो है उसमें सही उत्पादन और लाभ प्राप्त होता है। जी सलीम जी, आपने पहले भी खेती की तकनीक देखी है और अब की तकनीक भी देख रहे हैं, क्या अंतर पाते हैं आप तब की और अब की तकनीक में? सर अंतर बहुत ज़्यादा आ गया है। अंतर कुछ इस तरह से कि अभी आधुनिक सिंचाई के साधन आए हैं जिसमें ड्रिप सिस्टम है और स्प्रिंकलर सिस्टम है। इस वर्ष का जो सूखा देख रहे हैं हम, मुझे इसमें ये महसूस हो रहा है कि हमें पूरी तरह से सिंचाई के साधन अपने बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से पुराने परंपरागत सिंचाई के साधनों का हम इस्तेमाल करेंगे तो खेती बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी, घाटे का सौदा हो जाएगी। हाँ, हम कम पानी में अगर खेती करेंगे हमारे लिए भी फ़ायदा है, जलवायु के लिए फ़ायदा है, और हम लाभ में जाएंगे। कम पानी में अधिक सिंचाई करेंगे उसमें, जैसे फव्वारा सिस्टम, ड्रिप सिस्टम से सब्जियां उगाएं, फव्वारा सिस्टम से आपका जो है खेती में जो फसल उत्पादन करें, तो पानी की बहुत बचत होगी। और मुझे लग रहा कि अपन कुछ वाटर हार्वेस्टिंग भी करें जी, ये इस तरह से करके। और जो परिवर्तन हुआ है इस वक्त, तो इसका ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, आपको, सारे किसान भाइयों को, कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है कहीं ना कहीं हमें इसमें पूरी तरह से लग जाना चाहिए कि हम पेड़ पौधे उगाएं, अपना वाटर हार्वेस्टिंग करें, खेतों में कहीं भी जो मेड़े हैं उसमें उसका बंधान करके पानी को रोकें, और सिंचाई के साधन आधुनिक इस्तेमाल करें। उससे हम उत्पादन भी अधिक लेंगे, खरपतवार भी बचेगा हमें, और हमारा वाटर लेवल भी अच्छा बना रहेगा। सलीम जी, आप एक सफल किसान हैं और हमारे किसान भाई खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाएं, इस संबंध में आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? सर, कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने हेतु अपन 5-6 एकड़ के फार्म हाउस पे अपने इस बात का ध्यान दें कि भूमि का सदुपयोग हो, इंच इंच का सदुपयोग हो। मैं बताना चाहूँगा उसमें कि हमारे पास में जो भी भूमि होती है, कहीं ना कहीं जल भराव का स्थान होता है, उसको थोड़ा सा ऊंचा करके, 4-6 फीट ऊंचा करके वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल धारण क्षमता भूमि की बढ़ाएं हम। इसके अलावा उसमें कुछ पेड़ पौधे लगाएं जिससे वातावरण भी शुद्ध होगा, हमें फल और लकड़ी भी प्राप्त होगी। मेड़ों पे काष्ठीय पौधे लगाएं, और खेतों के बीच बीच में जिस तरह से आंवला, आम, अमरूद, इस तरह के तमाम वृक्ष लगा सकते हैं जो हमें लाभ भी देंगे, फल प्राप्त होगा। और इसके अलावा जो उससे वातावरण बनेगा, वातावरण इस वक्त बहुत बेहद ज़रूरी है, जैसे बारिश के लिए और एनवायरनमेंट कंट्रोल के लिए सारी चीज़ ज़रूरी है। दर्शकों, आज हमने आपकी मुलाकात कृषि दर्शन कार्यक्रम में छतरपुर ज़िले के नौगांव तहसील के एक सफल किसान श्री सलीम खान से करवाई। आगे आने वाले कार्यक्रमों में भी हम और भी सफल किसानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल हमें अनुमति दें। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, सब्जी उत्पादन में आजकल नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में प्रोट्रे का उपयोग भी इन्हीं तकनीकों में से एक है। ये ट्रे प्लास्टिक की बनी होती है जिसमें बीज और खाद की सही मात्रा मिलाकर सब्जी की नर्सरियां तैयार की जाती हैं। किस तरह के सब्जी की नर्सरियों में प्रोट्रे का इस्तेमाल किया जाता है, आइए जानते हैं हमारी विशेषज्ञ सुशीला सिमैया जी से। ग्रीन हाउस एवं नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत अनुकूल जलवायु पैदा करके बागवानी संबंधित अनेकानेक फसलें पूरे वर्ष ही उगाई जा सकती हैं। किसान भाइयों, आज सब्जियों के उत्पादन में उन्नत नर्सरी की विधि पोट्रे या प्लग ट्रे तकनीक को अपनाकर लगभग 100% सब्जी बीजों का अंकुरण एवं रोग रहित सब्जी पौध को तैयार किया जा सकता है। इस तकनीकी में प्लास्टिक की ट्रे में कोकोपीट, वर्मीक्यूलाइट, परलाइट क्रमशः आयतन आधार पर 3:1:1 में मिलाकर प्रयोग कर स्वस्थ पौधे तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार पौध तैयार करने में पौधों में जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। मैं आज आपको सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता की नर्सरी तैयार करने के बारे में बताऊंगी और यह तकनीक है प्रोट्रे नर्सरी उत्पादन की आधुनिक तकनीक। इसमें प्लास्टिक की ट्रे का उपयोग किया जाता है। यह ट्रे बाज़ार में उपलब्ध है और अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग साइज़ की अलग अलग खंड वाली ट्रे उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर के लिए 98 से 108 खंड वाली ट्रे का उपयोग किया जाता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, तरबूज और खरबूज के लिए 50 खंड वाली ट्रे का उपयोग किया जाता है और ककड़ी, लौकी और पपीता के लिए 18 खंड वाली ट्रे का उपयोग किया जाता है। इस ट्रे में भरने के लिए कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, परलाइट का उपयोग किया जाता है और इस मिश्रण को बनाने के लिए आयतन के आधार पर 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मीकुलाइट, 1 भाग परलाइट का उपयोग किया जाता है। इन तीनों को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है और इसमें नमी के लिए हल्का सा पानी मिलाया जाता है। जब मिश्रण तैयार हो जाता है तो इसको ट्रे में भर दिया जाता है। ट्रे में भरने के बाद में इसमें उंगली से 2 सेंटीमीटर के करीब गहराई का छेद किया जाता है। छेद करने के बाद में हर खंड में एक एक बीज डाल दिया जाता है। बीज को ढकने के लिए पुनः माध्यम का उपयोग किया जाता है और माध्यम भरने के बाद में फिर इसको पानी डालने के बाद एक के ऊपर एक करीब 6 से 12 ट्रे को जमा कर रख दिया जाता है और ऊपर से पॉलीथीन की शीट से कवर कर दिया जाता है ताकि जो ट्रे हम उपयोग कर रहे हैं बीज उगाने के लिए उनका तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए और तापमान बढ़ने से बीजों का अंकुरण अतिशीघ्र होता है। इस प्रकार से ट्रे को जमा कर रख दिया जाता है और बीच बीच में खोलकर प्रतिदिन इनको हजारे की सहायता से पानी भी दिया जाता है। हम देखते हैं कि फसलों की जो सब्जियां होती है उसमें 3 से 6 दिन में अंकुरण आ जाता है। जब ट्रे में हमारे बीज का अंकुरण हो जाए उसके बाद में इनको प्लास्टिक बिछाकर एक एक ट्रे को फैला दिया जाता है क्योंकि इनमें जल निकास के लिए हर ट्रे में छेद बने होते हैं निचली सतह पर। अगर इनको ज़मीन पर डायरेक्ट रख दिया जाता है तो इनकी जड़ें मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। अगर हम पॉलीथीन बिछाकर फिर इस ट्रे को रखा जाता है उसमें तो इसकी जड़ें मिट्टी में प्रवेश नहीं करती है और जब इसको हम ट्रे से बाहर निकालते हैं तो जड़ें टूटती नहीं हैं। अब देखते हैं कि जब हम ट्रे में बीज अंकुरित हो जाते हैं तो पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो जो जल में घुलनशील खाद होता है 19-19-19 इसका 0.1% यानी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम खाद को घोलकर हजारे की सहायता से सप्ताह में एक बार दिया जाता है।
यह देने से पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी ढंग से होने लगती है। इस प्रकार से जो सब्जियां होती है उनमें 20 दिन से लेकर 40 दिन तक के हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। अब ये देखा जाएगा कि इस तकनीक से नर्सरी को उगाने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आजकल सब्जियों के बीज काफ़ी महंगे आते हैं और अगर हमें प्रत्येक बीज से एक पौध मिले तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है। और अगर हम मिट्टी में नर्सरी तैयार करें तो कई प्रकार की प्रतिकूल समस्याएं रहती है। पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हम बीजों की बुआई करते हैं तो पूरे के पूरे बीज अंकुरित नहीं होते हैं, और बीजों का अंकुरन अगर हो भी जाता है तो कई सारे कीड़े और बीमारियों का अटैक उसके ऊपर होता है, तो हमें अच्छी गुणवत्ता की नर्सरी नहीं मिल पाती है। इस प्रकार से हम प्रोट्रे में बीजों का अंकुरन या सीडलिंग तैयार करते हैं और ये देखते हैं कि जैसे हम जब इसमें बीजों की बुआई करते हैं तो इस प्रकार से हर खंड में एक एक बीज बोने के बाद में हमें पौध तैयार मिलती है। और इस ट्रे को जब इस प्रकार से इसमें अंकुरन आ जाता है तो कीट अवरोधी जो जाली होती है 40 मेष की, उसके अंदर इसको सुरक्षित रखा जाता है। तो जो हमारी पौध होती है वो कीड़ों से पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। और अगर बारिश का मौसम रहता है तो इस ट्रे को पॉलीथीन के द्वारा जो लो टनल बनाया जाता है उसके अंदर सुरक्षित रखा जाता है। तो हर मौसम के अनुसार हम इनको प्रतिकूल जो जलवायु होती है उससे हम बचा सकते हैं। जैसे बारिश के टाइम में इसको हम लो टनल बनाकर प्लास्टिक की संरचना के अंदर रख सकते हैं। ठंड के दिन में हम इसे ओले पाले से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए कीट अवरोधी जो जाली होती है उसके अंदर रख सकते हैं। और पॉली हाउस के अंदर भी आजकल व्यावसायिक रूप से नर्सरी तैयार करने का काम चालू है। अब हम ये देखते हैं कि इस तकनीक से नर्सरी उगाने के कौन कौन से मुख्य फ़ायदे हैं। महंगे बीजों का उपयोग हम काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हर बीज से हमें एक पौध मिलती है। कीट और बीमारियों से इसकी हम रक्षा कर सकते हैं। प्रतिकूल वातावरण से हमें इसको सुरक्षा करने का मौका मिल जाता है। और ये देखते हैं कि जब हम इस पौध को इस तरह से लगाने के लिए, मुख्य खेत में लगाने के लिए उखाड़ते हैं तो इसकी जो छोटी से छोटी जड़ होती है वो भी हमारी टूटती नहीं है। सबसे मुख्य फ़ायदा इसका यही है, क्योंकि जब हम मिट्टी में नर्सरी में हम पौध तैयार करते हैं उसको उखाड़ कर हम मुख्य खेत में लगाते तो उसकी जो छोटी जड़ें होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है। जब मुख्य खेत में इसको हम लगाते तो 8 दिन का टाइम इसी जड़ को बनाने के लिए लग जाता है। लेकिन ये ट्रे में जो तैयार किया हुआ पौधा रहता है, इस तरह से जब हम लगाते हैं तो इसकी वृद्धि लगाने के 1-2 दिन के बाद ही तुरंत चालू हो जाती है। और ट्रे में तैयार किए हुए पौध से हमें करीब 8 से 10 दिन पहले फूल एवं फल मिल जाते हैं। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। यदि इस कार्यक्रम को लेकर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल।
पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से अनुमति चाहूँगी। नमस्कार।